हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के बारे में। मतलब अलग अलग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया, लेकिन सबने डिमांड की स्वराज की, मतलब इंडिपेंडेंस। लेकिन अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग हुआ करता था, तो इसीलिए पूरी कंट्री में अलग अलग रीजन में इस मूवमेंट के इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग आए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। टाउन्स और सिटीज़ के अंदर में हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स को छोड़ दिया। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स और हेड मास्टर्स ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को बॉयकॉट कर दिया। लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और विदेशी कपड़ों में आग लगाना शुरू कर दिया। इन सब वजह से ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, बट जितनी तेज़ी से ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ उतनी ही तेज़ी से अनसक्सेसफुल भी हुआ। बेसिकली इस मूवमेंट का मोमेंटम लूज होने लगा था। इसके दो वजह थी। इंडियंस ने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट तो कर दिया था, लेकिन पहनने के लिए कुछ तो चाहिए था। इसके लिए खादी को इंट्रोड्यूस किया गया। खादी जो था वो एक इंडियन हैंड वोवन क्लॉथ हुआ करता था, पर वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ करता था, जिसके कारण पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने वापस से फॉरेन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। जो स्टूडेंट, टीचर्स एंड लॉयर्स थे उन्होंने इन इंस्टीट्यूशन को छोड़ तो दिया था, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, वो लोग ज्वाइन कहाँ करते। तो उन्होंने वापस से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इन दो रीज़न की वजह से इंडिया ये मूवमेंट अपना मोमेंटम लूज करती गई। हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स के इफ़ेक्ट्स को कंट्री साइड में, मतलब रूरल एरियाज़ में। इंडिया में ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। जितने भी फार्मर्स थे उन्हें ब्रिटिश रूल के अंदर रहकर एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता था, जिसका नाम था बेगार। बेगार सिस्टम में जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फार्मर्स से काम कराते थे बिना उनको पैसे दिए। फ्रेंड्स, बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओथ के साथ मिलकर एक सभा बनाई थी, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि बेगार सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब हो गया बेगार सिस्टम को अबॉलिश करना। फ्रेंड्स, जो रूरल एरियाज़ में लोकल लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने गांधी जी के आइडियाज़ को मिसइंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फार्मर्स से कहा कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, पर गांधी जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी के इस मूवमेंट के आइडियाज़ उन तक सही से पहुंच नहीं पाए थे। मतलब यहाँ भी कुछ अलग फेस बन चुका था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवमेंट के प्लांटेशन पर क्या इफेक्ट्स आए थे। ब्रिटिशर्स ने 1859 में इंग्लैंड इमर्जेशन एक्ट पास किया था, जिसमें कहा गया था जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो अपने फील्ड्स को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जा सकते। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने अपने आप ही इंटरप्रेट कर लिया कि ये एक्ट अब ख़त्म हो चुका है और गांधी राज इस्टेब्लिश हो चुका है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये वर्कर्स जो हैं वो अपना फील्ड छोड़कर घर जाने लग गए, और जब रास्ते में उनको पुलिस ने देख लिया तो उनको बहुत ही ब्रूटली मारा गया। तो इससे ये पता चलता है कि गांधी जी के आइडियाज़ पूरी इंडिया में ठीक से नहीं पहुंच पाए थे, और जहां पहुंचे थे उन्होंने उसको मिसइंटरप्रेट कर लिया था। तो इसी वजह से गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, और अब उन्होंने ये तय किया था कि किसी भी मास स्ट्रगल से पहले इंडियंस को एजुकेट करना और ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।